हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियो विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो माय डियर, आज फिर से हम लोग दोपहर 12 बजे जुड़े हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहां हम लोग रेगुलर 25 सवाल देख रहे हैं। और आज है आपका सेट नंबर 45, जिसमें से 25 सवाल ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी दौर है किसका, अभी नवरात्रा भी चल रहा है और आपके एमटीएस एग्जाम भी चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो आप उम्मीद करेंगे कि इस 25 सवाल में गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। नेगेटिव अटैम्प्ट मत लेना, जो आए तो बनाए, ना तो फिर स्किप करें। चलिए आइए देखिए, शुरुआत करें। लेकिन अब सर, अभी ये अक्टूबर के महीने चल रहे हैं और इस अक्टूबर में मेरे दो बैच शुरू हो रहे हैं, एक रेलवे कैटेगरी में और एसएससी कैटेगरी में। एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और जिसमें से 10% आपको रिबेट मिलेंगे। हमारे रेफरल कोड क्या लगाएंगे, BABA10 बाबा 10, ठीक है, याद रहे बाबा 10, जिससे आपको 10% का रिबेट मिले बच्चे। यहाँ पे इसके अलावा जिनसे भी पढ़ना चाहो सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे। और रेलवे प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुआ है, तो ये बार बार आपको रिमाइंडर कराया जा रहा है, क्योंकि प्राइस हाइक होना उसके पहले आप हमारे साथ ज्वाइन करें। मेरी क्लास की टाइमिंग 9:05 पे है प्लस में, ठीक है, रेलवे कैटेगरी में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगा सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी हो, सब में ये कोड अप्लीकेबल होगा। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन रीजन्स वाज अ विक्टिम ऑफ मैसिव अर्थक्वेक इन 2004? कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बड़े पैमाने पर भूकंप का शिकार हुआ था? इरियन जया, सुमात्रा, कालीबंगन, जावा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बड़े पैमाने पर भूकंप का शिकार हुआ था? क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं बात करूं माय डियर, सुमात्रा, यानी सुमात्रा पहला ऐसा क्षेत्र है जो 2004 में भूकंप आया था। आपको याद होगा, भारत में नागापट्टिनम जो तमिलनाडु में है, नागापट्टिनम जो कहां पे, तमिलनाडु में है, ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशनड दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ। कहा जाता है कि भाई, जो पहली नॉन स्टॉप वातानुकूलित दुरंतो ट्रेन को किसके बीच झंडी दिखाकर रवाना किया गया? सियालदाह नई दिल्ली, मुंबई हावड़ा, बेंगलोर हावड़ा, चेन्नई दिल्ली। यानी आप ये समझ लो कि पहली बार जो दुरंतो एक्सप्रेस चली थी वो किन के बीच चली थी? सियालदाह नई दिल्ली के बीच, मुंबई हावड़ा के बीच, बेंगलोर हावड़ा के बीच, चेन्नई दिल्ली के बीच। तो क्या होगा? तो पहली बार जो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चली थी माय डियर, वो सियालदाह नई दिल्ली। सियालदाह कहाँ? ये वेस्ट बंगाल पड़ेगा, कोलकाता के पास के स्टेशन है, कोलकाता में सियालदा स्टेशन। जैसे आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में कई सारे स्टेशन है। दिल्ली में सब्जी मंडी भी है, आनंद विहार भी है ना, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। वैसे ही कोलकाता जाओगे तो कोलकाता में संतरागाछी स्टेशन है, हावड़ा है, कोलकाता खुद है, फिर सियालदा है। तो याद रखिएगा, सियालदा कहाँ? वेस्ट बंगाल में। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त? लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द किसने पेश किया है? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, अशोक कुमार सेन, एम.एन. वेंकटचलैया, वीरप्पा मोइली। क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त? लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा पेश किया गया है? एल.एम. सिंघवी द्वारा, अशोक कुमार सेन द्वारा, एम.एन. वेंकटचलैया द्वारा या वीरप्पा मोइली द्वारा? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो माय डियर, एल.एम. सिंघवी, जो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द है वो एल.एम. सिंघवी ने पेश किया है, एल.एम. सिंघवी ने दिया था, याद रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अब ये देख लो, गौर से समझना। सबसे पहले ओमुड्समैन जो लोकपाल देखते उसका विचार 1960 में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने प्रस्तुत किया था। और लोकपाल और लोकायुक्त शब्द जो आज है, लोकपाल केंद्र के लिए, लोकायुक्त राज्य के लिए, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने पेश किया। 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही। और 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जब
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। तो याद रहेगा, 3-4 टर्म आपके लिए निकल कर आए हैं। किस एजेंसी ने 2019-20 के लिए आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? प्लानिंग कमीशन, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, तो किस एजेंसी ने 2019-20 के लिए आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है माय डियर? तो आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी करता है। योजना आयोग ये नन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012-17 है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ठीक है। भारत और अमेरिका ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? व्यापार और निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एंड यूएस हैव डिसाइडेड टू फाइनलाइज एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत और अमेरिका ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? तो क्या होगा माय डियर? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश में भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा में भी, और ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान में भी। तो भारत और अमेरिका ने किससे संबंधित समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्णय किया है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन? कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5। यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक अभी पूछा है नर्मदा नदी का बेसिन का हिस्सा है, और एक पूछता है कौन राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, नहीं में राजस्थान ऐड हो जाएगा। राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, और बेसिन मतलब क्या हो गया कि नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, किस किस राज्य में है। ठीक है। तो अमरकंटक से निकलते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी या अरब सागर में ये गिर जाती है नर्मदा ताप्ती, जो एस्चुरी बनाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बिकम द 3rd लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्विटर? कौन सा देश हाल ही में ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6। और कौन हो सकता है? ट्विटर की बात करें तो सबसे बड़ा बाजार भारत है। ट्विटर की बात करें माय डियर तो सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो कौन सा देश हाल ही में ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना है? भारत सबसे बड़ा बाजार बना है, याद रखिएगा। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन 2 कंट्रीज इज रेफर्ड एज, 2 देशों के बीच वस्तुओं के विनिमय को या आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, या मल्टीलेटरल ट्रेड। सवाल नंबर 7। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, 2 देशों के बीच वस्तुओं के विनिमय को क्या कहेंगे? बायलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार, यानी 2 देशों के व्यापार को। तो मान लो 2 देशों के बीच जो व्यापार होगा माय डियर, तो एक देश एक्सपोर्ट करेगा, एक देश इंपोर्ट करेगा, यही तो होगा। हाँ, बहुत एक से अधिक 2 से अधिक देश अगर होंगे तो मल्टीलेटरल ट्रेड होगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसके पक्ष में ज़्यादा है, वो व्यापार संतुलन दिखाता है। ठीक है। व्यापार संतुलन क्या है? वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना। सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लॉप्स कैन बी चेक्ड बाय, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का क्षरण क्या जांच कर सकता है? अफॉरेस्टेशन, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपर, काउंटर प्लफिंग, कंटूर जुताई, क्या होगा? सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लॉप्स कैन बी चेक्ड बाय, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का क्षरण क्या जांच कर सकता है? तो पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का क्षरण, टेरेस कल्टीवेशन, क्योंकि भाई ऐसे बनी सीढ़ी जैसा बना होता है ना, बिल्कुल सीढ़ी जैसा सीढ़ीनुमा बना होता है ना। हु क्वाइंड द वर्ड जियोग्राफी, भूगोल शब्द किसने गढ़ा था? टॉलेमी, एराटोस्थनीज, हेकेटियस, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 9।
हु क्वाइंट द वर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो टॉलमी के द्वारा, एराटोस्थेनीज के द्वारा, हेकेटियस के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा क्या होगा? तो भूगोल शब्द एराटोस्थेनीज ने दिया, और हेरोडोटस क्या है? ये पप्पा है, फादर है, और हेकेटियस क्या है? फादर है। ठीक है, ज्योग्राफी के। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया? किसे भारत का पारिस्थितिक गर्म स्थान कहा जाता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न ईस्टर्न हिमालयाज, एक मिनट बच्चे, ईस्टर्न हिमालयाज क्या होगा? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, किसे हम भारत का पारिस्थितिकी गर्म स्थान कहेंगे? तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की बात करें तो वेस्टर्न घाट है। तो बच्चे भारत में 4 इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट हैं, ये चारों को आप याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। कौन कौन है देख लो। तो इंडिया होस्ट 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, कौन कौन सा? पूरा हिमालय। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हिमालय था, लेकिन बच्चे ये बांटा हुआ था ना, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, हिमालय पहला, दूसरा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा रीजन, और चौथा सुंदरलैंड या सुंदरवन का डेल्टा जो है निकोबार ग्रुप के पास पास, अंडमान निकोबार, बंगाल खाड़ी, है ना। तो 4 हैं जो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये चारों प्लेस को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा आपसे। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री या मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को हम क्या कहते हैं माय डियर? कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यूरेनियम डेटिंग, ग्रेविटी मेथड या फॉसिलाइजेशन मेथड क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु अगर पूछेगा तो यूरेनियम डेटिंग है, और अगर बोलता है कि जीवाश्म की आयु या किसी सभ्यता का जो काल है, सभ्यता का जो काल है उसकी जानकारी हम कैसे निकालते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म को जानते हुए C14, कार्बन 12 या कार्बन 14 पद्धति के जरिए, जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो जिससे हम जीवाश्म की आयु पता करते हैं, तो सभ्यता का काल हम इसी आधार पर डिसाइड करते हैं। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्बैरस बुद्धिज्म वाज, अशोक जो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अशोक का अनुयायी था, अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया तो किसका अनुयायी बनाइए? विष्णुगुप्त का, उपगुप्त का, ब्रह्मगुप्त का, बृहद्रथ का। क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको याद होगा कि 261 BC में जब कलिंगा वार हुआ और कलिंग युद्ध में बिल्कुल गदर मचा दिया था अशोक ने, बिल्कुल मारकाट मचा दिया था, और उसके बाद इसका दिल पसीजता है। तो उपगुप्त जो मॉन्क है, बच्चा है, उसी से यह प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, उपगुप्त। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वाज मेड बाय, यह घोषणा की लोगों द्वारा, लोकतंत्र एक सरकार है लोगों के लिए द्वारा बनाया गया, किसने कहा था? जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडर रूजवेल्ट। क्या होगा? सवाल नंबर 14। नहीं बच्चे, जो अशोक वाला क्वेश्चन अभी देखा ना, वो निग्रोध था बच्चा, देखो याद आया, निग्रोध बच्चा था, लेकिन गुप्त जो बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम उपगुप्त किया था। ठीक है, तो निग्रोध होगा कि निग्रोध है, लेकिन ऑप्शन में उपगुप्त है, वो तो टीचर बन गया, गलती मत करना। ठीक है। तो भाई अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोगों की सरकार, लोकतंत्र क्या एक सरकार है जो लोगों के द्वारा बनाया गया, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, है ना। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिजर खान। क्वेश्चन नंबर 15।
द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लोधी वंश की स्थापना बच्चे बहलोल लोधी, और ये दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान जो गद्दी पर बैठा। दूसरा अफगान कौन था? शेरशाह सूरी। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, माय डियर, याद रखिएगा। लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, और खिज़्र खां सैयद वंश का फाउंडर है। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मा, पल्लव या शशांक? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या भाई? पुलकेशिन द्वितीय है ना। याद होगा आपको, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी का शासक था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ था? हरियाणा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, निम्नलिखित में से कौन निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? क्वेश्चन नंबर 17। आसान सवाल। तो अगर मैं निरक्षर की बात करूं या अनपढ़ की बात करें तो आपको पता है कि मुगल काल में अकबर जो 1556 में गद्दी पर बैठता है और 1605 से गद्दी में रहा, तो ये भाई अकबर है जो निरक्षर है, लेकिन ये भी 49 साल तक शासन किया। और औरंगजेब भी 49 साल तक शासन करता है। कैसे? 1658 में तो 1707 तक, ये भी 49 साल तक। लेकिन ये अंतर क्या? ये पढ़ा लिखा था, ये अनपढ़ था। लेकिन सोचो, लोगों के दिमाग में अकबर अच्छा राजा माना जाता है औरंगजेब की तुलना में। ठीक है। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन? क्वेश्चन नंबर 18। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा से है? जैसे हिंदी में आप कह दो गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति, या हड़प नीति, है ना। तो किसका संबंध माय डियर? लॉर्ड डलहौजी का संबंध। जो पहला राज्य है वो सतारा हड़पा गया था। ठीक है। और अवध को कुप्रशासन के आरोप लगाकर हड़पा गया था। भारत ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब प्राप्त किया? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अक्टूबर 1947? क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन, भारत ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 19। तो भारत ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जब भारत आजाद हो गया ना, तभी 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो भाई ये रिपब्लिक हो गया, भारत गणराज्य हो गया। और डोमिनियन कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस से। मतलब हमारा जो अधिकार है, विदेशी संबंध हम किससे रखेंगे नहीं रखेंगे, हम खुद का रखेंगे। हमें किसी से सलाह मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ, निरंकुशता संभव है किसमें? 1 पार्टी स्टेट में, 2 पार्टी स्टेट में, मल्टी पार्टी स्टेट में, या 2 एंड मल्टी पार्टी स्टेट में? निरंकुशता किसमें संभव है? किस प्रकार के पार्टी में, किस प्रकार की सरकार में संभव है? तो निरंकुशता की बात करें माय डियर तो ये किस में होगा? 1 पार्टी स्टेट में। अब देख लो, नॉर्थ कोरिया, चाइना, 1 पार्टी स्टेट की बात करेंगे तो भैया मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही राष्ट्रपति, 1 पार्टी स्टेट निरंकुशता। जबकि भारत में क्या? मल्टी पार्टी स्टेट है माय डियर, बहुपार्टी राज्य है। मगर मैं कांग्रेस में, बीजेपी में हूँ, आप आम आदमी पार्टी में हूँ, मुझे नहीं लग रहा है
मैं निकल के खुद से अपना पार्टी बना लिया। तो भारत में मल्टी पार्टी स्टेट है। मार्क्स बिलोंग्ड टू, मार्क्स का संबंध किस देश से था? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 21। मार्क्स बिलोंग्ड टू, मार्क्स का संबंध किस देश से था? तो मार्क्स का संबंध जर्मनी से था माय डियर। किससे था? जर्मनी के थे मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? लेजिस्लेचर विधानमंडल, एक्सिक्यूटिव कार्यकारी, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, या जुडिशरी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर मौलिक अधिकारों के संरक्षक की बात करें माय डियर तो न्यायपालिका है। तभी तो अब रीट जारी करती है न्यायपालिका। आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 से हाई कोर्ट। 5 प्रकार के रीट हैं, है ना। तो ये संरक्षक कौन है? न्यायपालिका संरक्षक है मौलिक अधिकार का, या कहें हमारा प्रोटेक्टर है संविधान का। संविधान का भी संरक्षक है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही हमारी सरकार कार्य करती है। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 23। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार से, चुनावी सुधार से, वित्तीय सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से। तो क्या होगा? सरकारिया आयोग बात करें तो केंद्र राज्य संबंध, जो पार्ट 11 में चर्चा की गई। पार्ट किसमें? 11 में चर्चा की गई है केंद्र राज्य संबंध की, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफे के अपने पत्र को संबोधित करना होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, यानी सीधा सा मतलब पूछो ना कि किसे इस्तीफा देगा, तो भाई लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आर्टिकल नंबर 93 के नियुक्ति भी करते हैं ना। कहता अ वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द, एक आवश्यकता तभी मांग बन जाती है जब उसे द्वारा समर्थित किया जाता है। तो एक जरूरत मांग कब बनेगी? एबिलिटी टू परचेज, खरीदने की हमारी क्षमता हो, नेसेसिटी टू बाय, खरीदने की आवश्यकता हो, डिजायर टू बाय, खरीदने की इच्छा हो, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो, उत्पाद की उपयोगिता हो। तो एक आवश्यकता तभी मांग बनेगी जब हम में क्या होगा? एबिलिटी होगा। भाई देखो, आवश्यकता तो सबको है। अभी मान लो आप अकेले हो और आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप नहीं चाहते हो मेरे पास बाइक हो, आवश्यकता तो है, लेकिन भैया ज़रूरत आप खरीद पाओगे तब तो। इच्छा तो है, हमारी इच्छा है कि मैं हमेशा फ्लाइट पे उड़ूँ, इच्छा रहने से क्या होगा? कहने का मतलब है जब खरीदने की क्षमता हो तभी आवश्यकता मांग बन जाती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन माय डियर। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा। 25 सवाल, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे प्लस बैच 12:40 पे एसएससी कैटेगरी में और रेलवे कैटेगरी में 9:05 पे जरूर ज्वाइन करें। बहुत फ़ायदा होगा अगर एसएससी बैच ज्वाइन करते हैं तब, क्योंकि एसएससी मच बेटर मानते हैं अदर सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि हम डिटेल पढ़ते हैं यहाँ। आप जब भी ज्वाइन करें हमारा रेफरल कोड BABA10 लगाकर आप ज्वाइन करें माय डियर। प्राइस हाइक रेलवे एग्जाम कैटेगरी का जो प्राइस है वो बिल्कुल हाइक होने वाला। मैं पिछले 15-20 दिन से आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर अवेल करें अगर आपका रेलवे एग्ज़ाम टारगेट होगा तो, ठीक है। और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। जब भी आप जाएंगे कोड मांगेगा तो आप कोड BABA10 डालकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा माय डियर। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, ठीक है। मिलते हैं बच्चे फिर इसी समय दोपहर 12 बजे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।